नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज हम लोग चौथे चरण के दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की विवेचना करेंगे। दरभंगा नाम सुनते के साथ मिथिला का नाम आता है, यानी दरभंगा और मिथिला संस्कृति, मिथिला खान पान, मिथिला रहन सहन, ये दोनों एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं। दरभंगा यानी बंग का द्वार, इसलिए आप देखिएगा कि दरभंगा और यानी दरभंगा के निवासी, मिथिला के निवासी विद्यापति महान कवि हुए, तो बंगाली और मिथिला का कल्चर आपको मिलता जुलता नज़र आएगा। दरभंगा पाग, मखान और माछ के लिए जाना जाता, मतलब मछली, मखाना और पाग के लिए जाना जाता है। अपनी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और सैकड़ों साल के वैभव, सभ्यता और संस्कृति को अपने हृदय में सहेजे हुए दरभंगा आज भी दुनिया में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दरभंगा महाराज की कीर्ति से लेकर उनकी राजनीति, उनके द्वारा किए गए शैक्षणिक कार्य, उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्य, यह सब दरभंगा शहर आज भी गवाही देता है। लेकिन वक्त के साथ दरभंगा शहर आधुनिक दौर में सुविधाओं के बढ़ने में, शहर के फैलाव और सिविक एमिनिटीज़ के बढ़ाव में पिछड़ता चला गया। और आज स्थिति यह है कि दरभंगा शहर नालियों और गलियों के लिए भी जाना जाने लगा है। बरसात के दिन में यह शहर बिल्कुल गलीज में तब्दील हो जाता है। हालांकि कुछ वर्षों में कुछ कार्य हुए। दरभंगा एयरपोर्ट जो शहर से बाहर बना, उसके कारण इस शहर का क्षैतिज विकास हुआ है। NH और 4 लेन गुजरने के कारण भी कुछ चीज़ें बदली हैं। लेकिन लबो-लबाब यह है कि यह शहर आज भी अपने प्राचीन धरोहर और प्राचीन मूल्यों से आधुनिक विकास के परिधि में उसके दहलीज पर जाने की जद्दोजहद कर रहा है। जहाँ तक इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इतिहास का प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ एक से एक धुरंधर ने यहाँ के प्रतिनिधित्व को किया है। 52 में अब्दुल जलील साहब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के थे। आप सबको पता है कि 52 में जब चुनाव हुए, 51-52 में, तो कांग्रेस पार्टी के विचारों से अलग होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी और कुछ सीटों पर वो चुनाव भी जीते। 57-62 में नारायण दास, विनोदानंद झा 1971 में हुए। कुछ महत्वपूर्ण नाम हम आपको बता देते हैं। वो ये है कि यहाँ से एक बार ललित नारायण मिश्रा जी भी, जो रेल मंत्री रहे, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई समस्तीपुर में। विनोदानंद झा जी रहे। उसके बाद से अली अशरफ फातमी साहब यहाँ से 91, 96, 98 और 2004 में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। एक ज़माने में ये UPA 1, अगर ठीक से मुझे याद हो तो, उसमें शिक्षा राज्य मंत्री भी हुए और उस इलाके का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा बन कर के उभरे थे। कालांतर में दरभंगा से ही बिलोंग करने वाले एक राजद का एक और बहुत महत्वपूर्ण चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से इनके मतभेद हुए। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिहार सरकार में बहुत महत्वपूर्ण विभागों में, पथ निर्माण से लेकर फाइनेंस तक, कला संस्कृति से लेकर कॉमर्शियल टैक्सेस तक, अलग अलग विभागों में वो मंत्री रहे। काफ़ी ईमानदार छवि है उनकी, बड़े मृदुभाषी हैं और उनकी छवि बहुत ही सेकुलर है। अंतरधार्मिक विवाह हुआ और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, तो उनसे इनकी अनबन हुई और वो फिर चीज़ें सामने आई। उसके बाद 2009 और 14 में कीर्ति आज़ाद, जो भागवत आज़ाद के पुत्र के नाम से कम
और एक क्रिकेटर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। नाम कीर्ति आज़ाद है, लेकिन क्रिकेट में जब कीर्ति आज़ाद लिखते थे, जब राजनीति में आए तो कीर्ति झा आज़ाद लिखने लगे, चूँकि वो ब्राह्मणों का भी एक बहुल इलाका है वहाँ। बाद में इन्होंने बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू किया, जो भी कारण रहे, पार्टी से निकाले गए या निकल गए, और अब वो अपनी राजनीतिक ज़मीन की तलाश कर रहे हैं। और उसी के बाद उनके हटने के कारण गोपाल जी ठाकुर एक नया चेहरा अपेक्षाकृत वो 2019 में चुनाव जीत गए। ये वहाँ की पृष्ठभूमि है। यह भी एक ऐसा ज़िला है जहाँ सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी दरभंगा ज़िले में ही पड़ता है। गौराबराम, बेनीपुर, अलीनगर से मिश्री लाल यादव बीजेपी के हैं, हालांकि पिछले कॉन्फिडेंस मोशन में इनका पार्टी विरोधी रहा चेहरा, और बीच में लग रहा था कि ये आरजेडी में शायद शामिल हो जाएंगे। दरभंगा ग्रामीण से ललित प्रसाद यादव है जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। आरजेडी का बड़ा नाम है, ये कई बार मंत्री रहे। हाल में भी जो सरकार थी इसमें ये पीएचडी विभाग के मंत्री थे। दरभंगा शहर जो है, दरभंगा नाम से जाना जाता है। संजय सरावगी बीजेपी हार्डलाइनर एक मेले हैं जो अपने प्रखर व्यक्तित्व और अपने हार्डलाइनर स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। और बहादुरपुर से मदन सहनी, ये भी मिनिस्टर रहे। तो इस प्रकार ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा का पड़ता है यहाँ, और 6 के 6 ये दरभंगा ज़िले में पड़ता है। काफ़ी बड़ा ज़िला है। थोड़ी सी बात कर लें इसके और स्टैटिस्टिक्स की अगर, तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम की बहुत ज़बरदस्त आबादी है। कुछ संगठन इस आबादी को 20% तक बताते हैं, और अगर 20% बताते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई 20 न भी माने तो 17-18% आबादी होगी मुस्लिम की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। शहर में ही बहुत डेंसली पॉपुलेटेड मुस्लिम की आबादी। यादवों की ठीक ठाक आबादी है, इसलिए एक समय में आरजेडी का ये गढ़ हुआ करता था मिथिलांचल। लगभग सभी सीटें आरजेडी जीता करती थी, करीब 10% है। ब्राह्मणों की जिसकी टाइटल झा है वो लगभग 7.5% है, लेकिन ये आबादी करीब करीब 10-11% तक जाएगी। ये मोटे तौर पर। इसके अलावा सहनी की भी ठीक ठाक आबादी है। शेड्यूल कास्ट की आबादी अच्छी खासी है। इसके कारण मतलब आप यूँ समझें कि शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 15.5% है। तो ये ब्रॉडर चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। इन दोनों के, गोपाल जी ठाकुर का परफॉर्मेंस एज ए पार्लियामेंटेरियन, अटेंडेंस वगैरह ठीक रहा, लेकिन इनके नाम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, सिवाय इसके कि वहाँ पर एम्स बनाने की बात हुई थी। हालांकि उसमें कंट्रोवर्सी भी हुआ। उस समय बिहार सरकार चाह रही थी कि एम्स जो है वो डीएमसीएच जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, इस राज्य का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में से एक है, उसी परिसर में बनाया जाए। केंद्र सरकार चाहती थी, लेकिन बिहार सरकार चाहती थी कि शहर से दूर एक सोहन कोई जगह है वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। बहरहाल बहुत कंट्रोवर्सी हुई और अंततः गतवा हुआ कि नहीं, बाईपास के पास जो जगह है, चूँकि एम्स के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए, उसमें इन्होंने अपनी क्रेडिट ले, लेकिन उसमें कई एक लोग क्रेडिट ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं क्रेडिट ले रहे हैं। एक बार तो ऐसी हास्यास्पद स्थिति हो गई कि मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि हमने इतने एम्स बनवाए जिसमें दरभंगा का एम्स भी शामिल है, जबकि हकीकत ये था कि उस वक़्त लैंड भी डिसाइड नहीं हो पाया था। इनफैक्ट वहाँ से एनओसी भी नहीं आया था, तो उसमें बहुत सारा काम बाकी है। एयरपोर्ट भी बना, तो ये इनके खाते में जाएगा या नहीं जाएगा ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन एज ए पार्लियामेंटेरियन कोई बहुत बड़ा काम इन्होंने किया हो, कोई कंट्रीब्यूशन किया हो, ऐसा कुछ दिखता नहीं है, सिवाय इसके कि जिस दिन ओथ लेने गए थे उस दिन मखाने का माला पहन लिए थे और पाग पहन लिए थे। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। बहरहाल फाइट यहाँ पर बिल्कुल बाइपोलर होना है, गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव में। पैसे से दोनों मजबूत हैं। ललित यादव जी पॉलिटिशियन भी हैं और बिजनेसमैन भी है। भट्ठे, ईंटें भट्ठे वगैरह का व्यवसाय है, कुछ मिल वगैरह है, तो काफ़ी
दिनों से राजनीति में हैं और उस इलाके में यादव नेताओं में अच्छी खासी पकड़ है इनकी। कदाचित इसीलिए इनको वहाँ से टिकट भी मिला कि मुस्लिम, यादव और बाकी लोगों का कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो चीज़ें बदल सकती हैं। 2019 के पार्लियामेंट्री चुनाव से इस बार का पार्लियामेंट्री चुनाव बिल्कुल अलग है और इस बार गोपाल जी ठाकुर को यहाँ बहुत टफ फाइट मिलेगा। वो इसलिए नहीं कि इनका परफॉर्मेंस कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, बल्कि इसलिए कि 19 के बाद 24 का यह जो चुनाव जिस हाई पिच पर हुआ था बीजेपी का, अब की बार 400 पार, वो सारा पिच धीरे धीरे चौथे चरण तक आते आते बिल्कुल नीचे चला गया है। अब 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार का नारा ही गायब हो गया। सो आप यूं समझें कि चीज़ें अब उस ढंग से नहीं रही। तो इस बार बहुत फाइट होगा और तेजस्वी ने जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का और मुकेश सहनी के आने के बाद जो उस समाज के लोग हैं एग्रेसिव शुरू किया, चीज़ें बदल जाएंगी। ललित यादव के खिलाफ 2-3 चीज़ें जाती हैं। जब ये मंत्री थे तो उस वक्त एक मामला आया था कि एक ट्रक ड्राइवर के साथ इन्होंने मारपीट की थी, कुछ बात आया कि शायद नाखून उखाड़ दिए थे। अब क्या हकीकत है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इनकी छवि उस वक्त बहुत दबंग की हो गई थी। हालांकि वो काफ़ी अरसा हो गया, तब से राजनीति में ये परिपक्व भी हुई। इधर हाल में कुछ वैसी चीज़ें इनके खिलाफ नहीं आई हैं, लेकिन वो चीज़ें जो पुराने वोटर्स हैं वो उसको याद करके बताते हैं। उनके खिलाफ 1-2 चीज़ और जा रही है कि जब पीएचडी में मिनिस्टर थे तो नीतीश कुमार जी ने इनके विभाग में जांच का आदेश दे दिया और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि शायद इस विभाग में गड़बड़ी। अब वो फैक्ट क्या है हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बताया जा रहा था कि शायद टेंडर में गड़बड़ी हुई और टेंडर को कैंसिल कर दिया। तो ये तो ये लबो-लबाव स्थिति है और आरजेडी ने एक डैमेज कंट्रोल वहाँ ज़रूर किया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेज दिया और फातमी जी को मधुबनी का टिकट दे दिया। तो वो एक तरह से दरभंगा के सीट से, दरभंगा के चीज़ों से वो निकल जाएंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में व्यस्त रहेंगे। बताते चलें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दरभंगा से, मधुबनी से लड़के थे, शायद 1 या 2 बार तो चुनाव वहाँ से हार भी गए। तो एक डैमेज कंट्रोल कोशिश किया गया कि दोनों मुस्लिम स्टालवार्ड को वहाँ से हटा दीजिए ताकि खींचतान नहीं हो सके। और ललित यादव की अच्छी पकड़ है वहाँ, मतलब छवि बहुत क्लीन है ऐसी बात नहीं, बट क्षेत्र में उनकी पकड़ है, उपलब्धता बनी रहती है और वो गाहे बगाहे लगे रहते हैं अपने क्षेत्र में, मतदाताओं से कनेक्टेड भी रहते हैं। मुस्लिम मतदाताओं में भी ऐसा नहीं है कि इंचंक वोट इस बार आरजेडी को मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया कि जो दरभंगा है बड़ा सेंसिटिव और पॉलिटिकली बड़ा इंटेलिजेंट जगह है। कुछ मुस्लिम लीडर्स और कुछ मुस्लिम जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका कहना है कि नहीं, मोदी जी को वोट सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाए कि वो बीजेपी के हैं और वो हार्डलाइनर हैं, बल्कि उन्होंने जो काम किया, जैसे लोग अभी भी इस बात को लेकर के बड़े आह्लादित हैं कि यहाँ एम्स आया या फिर आ रहा है और दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो गया। ये बताते चले कि दरभंगा से बड़ी संख्या में लोग अरब में या दूसरे मुल्कों में काम करने जाते हैं या फिर दिल्ली और मुंबई और बड़े महानगरों में काम करने के लिए जाते हैं। जो सुविधाएं बढ़ी उसको लेकर के मुस्लिम आबादी थोड़ा एक्साइटेड है, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिलेगा, कुछ वोट तो कटेंगे, इसमें सेंधमारी तो होगी। लेकिन यादव की जो आबादी है वो कमोबेश ललित जी के साथ है। कुछ पर्सनल लेवल पर राइवलरी हो तो वो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने बताया, अशोक यादव जी जो एमएलए हैं, वहाँ एमपी हैं मधुबनी में, वो कंटिगुअस एरिया है तो उनका भी कुछ इन्फ्लुएंस है। तो ये कुल मिला जुला करके फाइट जो है बहुत स्ट्रांग हो गया। सभी बड़े नेता का, मोदी जी का आगमन वहाँ हो गया। अमित शाह जी के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ टेक्निकल स्नैक हुआ तो नहीं आ पाए। नीतीश जी लगातार जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भीतरघात भी होने की संभावना है बीजेपी। जैसे मैंने बताया, मिश्री लाल यादव जी बीजेपी के हैं लेकिन वो विरोध कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जो एमएलए होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शहर का जो एमएलए है वो इनसे नाराज है, एमपी से। तो कुल मिला जुला करके इसको अंग्रेजी में एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं
कि वायर ने बड़ी अच्छी बात एक लिखी है और उन्होंने अपने हेडिंग में दिया है जो बड़ा कैची लाइन है, और ये कहता है कि इन एंड अराउंड दरभंगा, इन एंड अराउंड बिहार दरभंगा वोटर्स अनकैनी साइलेंस मार्क्स दिस पोल वेरी इंटरेस्टिंग। यानी गजब की चुप्पी है। मतलब आप किसी भी मतदाता से बात कीजिए, वो गोल मटोल जवाब देगा। इसलिए आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे या बहुत मुश्किल होगा कि ऊंट किस करवट में बैठेगा। लेकिन हाँ, गोपाल जी ठाकुर जैसे पिछले बार बड़े आराम से निकल गए थे, जिन कारणों की चर्चा मैंने की, इस बार बड़ी आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि अब की बार 400 बार और अब की बार मोदी सरकार और वो सारे नारे धाराशाही हो गए हैं। और बिहार में तेजस्वी जी ने और इंडिया अलायंस ने जिस तरीके की एकता दिखाई है, कांग्रेस में भी बिल्कुल राहुल गांधी में भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत मैच्योरिटी आई है। अगर मैं ये कहूँ कि राजीव गांधी एज ए मैन इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, बट ही नीड्स टू अपडेट हिमसेल्फ एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न। तो इंडिया में और स्पेशली बिहार में सीधे साधे लोग, सच्चे लोगों का आज भी बड़ा आदर होता है। तो राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। खास करके उनकी जो न्याय यात्रा हुई, पद यात्रा हुई, और उनका पूरा फिजिकल और उनका इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। जिस चीज़ों को इतनी बड़ी यात्रा, पद यात्रा उन्होंने की, तो उसने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो कुल मिला जुला कर यूँ कहें कि अगर यहाँ पर जो लगातार जो चला आ रहा है वहाँ पर बीजेपी का रिकॉर्ड, वह रिकॉर्ड अगर इस बार टूट जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपोर्ट।